हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 को देखेंगे, जो कि है आरंभिक नगर। ठीक है, आरंभिक नगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं एनसीईआरटी का बुक जो है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है, मतलब 6 से लेकर 12 तक का जितने भी एनसीईआरटी बुक है, स्पेशली एसएसटी, साइंस, इन सभी को मैं कंप्लीट करके आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका कि हड़प्पा की कहानी। ठीक है, हड़प्पा की कहानी से हम लोग देखेंगे कि अक्सर पुराने इमारत आप अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, जब क्या हो रहा था कि 150 साल पहले क्या हो रही थी कि जब ब्रिटिश शासक थे भारत में, ठीक है, ब्रिटिश शासक भारत में रहने के कारण उन लोगों को अपने सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रेल की पटरियां बिछाना था। ठीक है, तो रेल की पटरियां जब बिछाई जा रही थी तो उन लोगों को दिखाई दिया कि कुछ ईंटें वगैरह मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसी समय उन लोगों ने क्या किया कि थोड़ा बहुत मात्रा में खुदाई किया, और खुदाई करने के पश्चात एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, मतलब पूरा हड़प्पा का स्ट्रक्चर उन लोगों को दिखाई दिया। ठीक है, जो कहाँ पर है अभी वर्तमान समय में, वो पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई। ठीक है, तो उन लोगों को लगा कि यहाँ पर सिर्फ ईंट, मतलब कोई एक खंडर है जहाँ से ईंट मिल सकती है। तो उन लोगों ने क्या किया कि उस जगह की खुदाई पूर्ण रूप से नहीं की, बल्कि क्या की कि वहाँ से बस ईंटें उखाड़ करके लेके जाने लगे। ठीक है, रेलवे लाइन बिछाने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और इसके बाद फिर पता चला कि वह जो खंडर था, वो खंडर नहीं बल्कि भारत का सबसे पुराना शहर में से एक था। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातत्व स्थलों में जो इमारत और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो वगैरह आप लोग जो पढ़ेंगे, ये सारा का सारा। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, इन सभी नगरों का जो बात किया जा रहा है, हड़प्पा का तो या मोहनजोदड़ो का, ये सभी लगभग 4700 साल पहले पाया गया था। ठीक है, 4700 साल पहले पाया गया था, मतलब पाया नहीं गया था, कहने का अर्थ यह है कि उस समय बनाया गया होगा। ठीक है, ये पुरातत्वविदों ने इसका अनुमान लगाया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इन नगरों की विशेषता क्या थी। ये नगर जो थी, इस नगरों की क्या विशेषता थी। हमें पता है कि अतीत क्या करता है, अतीत हमें ये बताता है कि कोई भी वस्तु हो, उसकी अपनी कोई एक विशेषता होती है। ठीक है, उसी प्रकार इस जो नगर का भी एक विशेषता थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा जो बड़ा था लेकिन निचले हिस्से पर बनाया गया था। ठीक है, लगभग हर एक जगह पर कुछ इसी प्रकार का मिला था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को उन्होंने निचला नगर कहा। ठीक है, या निचला शहर, जो आप लोग बोल सकते हैं। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। उसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों के बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिकनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत हो, और वहाँ पर दीवारों की चिकनाहट भी बहुत अच्छी तरीके से की जाती थी, ताकि दीवार क्या हो कि बहुत लंबे समय तक टिकी रहे। साथ ही साथ वहाँ के जो ईंटें रहते थे, उस ईंटों को बहुत अच्छी तरीके से पकाया जाता था। ठीक है, ये सब हम लोग बोल सकते हैं कि उनकी विशेषता, लेकिन इतना थोड़ा सा ही विशेषता नहीं थी, और भी विशेषता थी। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है कि कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी,
मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। उसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुआं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। वहाँ पर जो स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में, तो स्नानागार में जो पानी का रिसाव, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग रिसाव रोकने के लिए क्या करते हैं, सीमेंट का प्लास्टर चढ़ाते हैं। उस समय क्या किया जाता था कि प्लास्टर के ऊपर भी चारकोल का परत चढ़ा दिया जाता था ताकि क्या हो कि वो रिसाव ना हो। ठीक है, उसी प्रकार और एक है जैसे कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा और लोथल जैसे जो नगर थे उसमें अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, लोथल में, हड़प्पा में, उसके बाद मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हो सकता है कि वहाँ जो कृषि का उत्पादन किया जाता था उसको भंडारण करके रखा जाता था, भंडार बना के रखा जाता था। ये देखिए, ये आपको दिखाया जा रहा है, ये जो है ये है स्नानागार। ठीक है, जो जिसके बात अभी हम लोग कर रहे थे कि दोनों ओर सीढ़ियाँ, देखिए इधर भी सीढ़ी है और इधर भी सीढ़ी है। ठीक है, दोनों ओर सीढ़ी है। अब है जो भवन, नाले और सड़कें। वहाँ का भवन जो था, नाला था और सड़क था, वो उसकी भी बनावट लगभग एकदम विचित्र टाइप की थी, एकदम अलग थी। तो उसके बारे में भी देखेंगे कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। देखिए यहाँ पर तो हम लोग अभी ये सोचते हैं कि लगभग अभी से 200-500 साल पहले या 1000 साल पहले क्या हुआ होगा कि सारा का सारा घर मिट्टी का हुआ करता होगा। लेकिन क्या है यहाँ पर तो हम लोगों को कुछ और ही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो लगभग 4700 वर्ष पूर्व क्या था कि 2 मंजिला घर हुआ करता था। ठीक है, 2 मंजिला घर हुआ करता था और सभी के घरों में जो आंगन हुआ करता था उसके चारों ओर कमरा था और जितने भी घर थे उन सभी घरों में स्नानागार थे या तो फिर कुआं था। ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। ढके हुए नाले जैसे कि आज हम लोग शहरों में देख रहे हैं आजकल की क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड नालियाँ, लेकिन ये तो 4700 साल पहले ऐसा कर चुके थे। ठीक है, तब हम लोग सोच सकते हैं कि हमारा भारतीय लोग कितने विकसित थे उस समय। ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन से बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों को नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। ठीक है, घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से ही किया जाता था। और यहाँ पर देखिए जितने भी अंडरग्राउंड होते थे वो सारा का सारा लगभग आप लोग बोल सकते हैं कि नाली जो होती थी इस प्रकार 90 डिग्री पर होती थी, सारा का सारा नालियाँ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इधर भी यदि नालियाँ बनना होता था तो इधर भी इस प्रकार 90 डिग्री पर ही हुआ करता था। ठीक है, हर एक नाली जो होती थी 90 डिग्री पर होती थी। हर एक घर से निकलने के बाद एक मुख्य जो नाली होती थी, बड़ी नाली, उस बड़ी नाली पर इस प्रकार मिल जाते थे। साथ ही साथ कुछ क्या हर एक जगह लगभग क्या होता था, होल टाइप का बनाया जाता था ताकि क्या किया जा सके कि उसको देखभाल किया जा सके और उसकी सफाई किया जा सके। ठीक है, ये था। अब जैसे कि नगरीय जीवन का यदि बात करें कि नगरीय जीवन हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसा लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि ये शासक लोग को भेजकर दूर दूर के धातु, बहुमूल्य पत्थर और
अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी चीजें, कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इस नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरा पर भी लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। जैसे यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपका लिपिक है, लिपिक का अर्थ होता है कि जो मोहर बनाते हैं, ठीक है, और मोहर का छपाई करते हैं उनको लिपिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का उसी में कि इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी होते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे और साथ ही लाते थे। ऐसा नहीं है कि महंगी वस्तु जो होती थी वो खुद आ गए और उसके बाद उसको कोई और लेके आएगा, ऐसा नहीं था। ठीक है, वो क्या होता था कि जो आते थे, राजा हो या तो फिर बड़े उद्योगपति हो, उस समय तो उद्योगपति था नहीं, मतलब बड़े जो हम लोग कह सकते हैं सामंत वगैरह, वे लोग अपने साथ ही उसको लेकर आते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, मिट्टी के खिलौने भी बने जिससे बच्चे क्या करते थे, खेलते होंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का जो कुआं है, मोहनजोदड़ो का कुआं के बारे में दिया गया है कि कुआं किस प्रकार था। नाली देखिए, अंडरग्राउंड नालियों के बारे में भी बताया गया है कि ये जो अंडरग्राउंड नालियाँ जो थी ये किस प्रकार थी, मतलब हर एक घरों से निकलती थी। ठीक है, तो ये जो है कुछ दिया गया है। अब जैसे कि ये खिलौना जो थे जिससे कि बच्चे खेलते थे, ये देख सकते हैं आप लोग, ये खिलौना सब है। और ये जो था ये मोहर था। ठीक है, ये मोहर था हड़प्पा का। अब देखिए मोहर भी जो है इसमें भी चित्रकारी किया गया है, इसमें चित्र भी था। तो हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा का जो सभ्यता थी वो चित्रात्मक लिपि थी, और चित्रात्मक लिपि होने के कारण क्या है कि आज तक हम लोग ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसको हम लोग सही से नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, जैसे कि नगर और नए शिल्प, और सब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। ठीक है, वहाँ का आभूषण के बारे में यहाँ है। तांबा और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। ये भी जो है कीमती वस्तु है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल पट्टी के बर्तन बनाते थे। वहाँ का जो बर्तन होते थे उसमें लाल पट्टी बनाया जाता था डिजाइन के लिए। अब जैसे और एक बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। हड़प्पा के अंदर ही एक जगह है मेहरगढ़, 7000 साल पहले का बात कर रहा है। ठीक है, जो कि मिस्र की सभ्यता से भी पहले की बात है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। ठीक है, तो ये जो फेयंस मिला है और तकलिया मिला है, जिससे ये संकेत मिला है कि उसी जगह पर क्या होती थी कि कपड़े की बनाई होती थी, मतलब बुनाई होती थी और वहाँ पर कपड़ा बनाया जाता था। ठीक है, इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहर पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखें कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार
का ही काम हो सकता है। ठीक है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें ये पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों के लिए प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिला ही। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही ये काम में दक्ष होना का मतलब होता है निपुण होना। यहाँ पर दो शब्द आया, दक्ष होना, जिसको हम लोग निपुण होना कह सकते हैं। दूसरा है आपका कि दूसरा यहाँ पर शब्द जो कि है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ का मतलब अभी बताया गया कि विशेषज्ञ उसे कहा जाता है जो किसी काम को करने के लिए निपुण हो और उस काम को करने के लिए उन्होंने पहले ही प्रशिक्षण लिया हो। ठीक है, उसको विशेषज्ञ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद वे कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन लोहा, तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ का वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर जो कच्चे माल आपको दिया गया, कच्चे माल का मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया कि कुछ कच्चे माल मतलब उसको हम लोग कहते थे जो प्राकृतिक रूप से मिलते थे, या किसान या फिर पशुपालक क्या करते थे कि उसका उत्पादन करते थे। जैसे कि यदि कच्चा माल के रूप में यदि बोलेंगे हम लोग तो जैसे कि अयस्क का बात किया गया, या तो फिर जैसे कि कपास का बात किया गया। ठीक है, ये सब जो होता है कच्चे माल होता है, क्योंकि इसका उपयोग फिर से हम लोग दूसरे काम के लिए करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपका कच्चा माल हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक के बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। उस समय जो वस्तु है, वस्तु का जो आयात किया जाता था, कच्चे माल का जो उत्पादन किया जाता था, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि राजस्थान जो है, ठीक है, तांबे का जो आयात था वो तांबे का आयात वे लोग राजस्थान से किया करते थे। ठीक है, तांबे का इस्तेमाल वे लोग राजस्थान से किया करते थे। उसके बाद फिर जैसे कि यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु टीन का आयात जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, ठीक है, आधुनिक कर्नाटक, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से कर्नाटक से किया जाता था सोने का आयात। और बहुमूल्य पत्थर जो है उसका आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारा कि नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। तो नगरों में रहने वाले लोगों के लिए जो भोजन था वो कहाँ से किया जाता था, भोजन। अब भोजन के लिए जो है लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, ये सब वे लोग उगाते थे, जैसे कि है कि गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सब जो है वे लोग उगाते थे। ठीक है, खुद उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों के कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। मतलब वे लोग पानी को बचाए होंगे और उसके बाद जरूरत पड़ने पर क्या करते होंगे कि उस पानी का इस्तेमाल सिंचाई करने के लिए करते होंगे। ठीक है, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और बकरियां
पालते थे। तो हड़प्पा के लोग क्या क्या पालते थे, तो हड़प्पा के लोग जो थे वो गाय पालते थे, भैंस पालते थे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों को पालते थे। ठीक है, इन 4 जानवर को पालते थे। बहुत सारी जगह पर सूअर का भी अवशेष मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। ठीक है, मवेशियों को पानी पिलाने के लिए दूर दूर तक लेके जाना पड़ता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, बेर फल होता था, उसको वे लोग इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे और हिरन का शिकार किया करते थे। ठीक है, गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर की सूक्ष्म निरीक्षण कक्ष के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था, जहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। वहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भाग में विभक्त थे। वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से को चारों और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर से खुदा गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए जाते थे। देखिए, यहाँ पर बात कर रहा है कि हड़प्पा के हर एक जगह पर जो गेट वगैरह थे वे लोग लगभग एक जैसा थे, लेकिन यहाँ धोलावीरा में गेट जो था वो बड़े थे, दीवार भी ऊंचा बना था और यहाँ का जो लिखाई था, ठीक है, ये बड़े अक्षर में लिखे थे और लिपि टाइप के थे। ठीक है, अधिकांश जगह पर क्या था कि वहाँ पर चित्रात्मक लिपि पाए गए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ तो लिखा था, लेकिन क्या लिखा था वो आज तक सही से नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, गुजरात की खंभात की खाड़ी में गिरने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसा स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाए गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। ठीक है, जो गुजरात के खंभात खाड़ी में एक ये है लोथल। ठीक है, लोथल नगर में क्या होता था कि वहाँ पर जो कीमती वस्तुएं मिलती थी, जैसे कि कुछ कीमती पत्थर, शंख और धातु, ठीक है, जो कि मिलती थी, तो वहाँ पर भंडार गृह भी था जिसका भंडारण वहाँ पर किया जाता था। जो वस्तु मिलती थी उसका भंडारण किया जाता था। यहाँ की इमारतें मिली है। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अदबने मनके बनाने वाले उपकरण के तौर पर मनके भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, मनके जो बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद सभ्यता के अंत का रहस्य। अब सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ ये तो अभी वैज्ञानिकों को भी या पुरातत्वविदों को भी पूर्ण रूप से पता नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमान लगाया गया है कि किस प्रकार इसका अंत हुआ होगा। लगभग 39,000 साल पहले, 3900 साल पहले, या तो फिर कह सकते हैं 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर के कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ठीक है, ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगल का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत
पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड में चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत वैसे ही हुआ होगा। ये कैसे हो गया है? क्योंकि बाढ़ और नदियाँ के सूखने का आसार कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे, ठीक है। वैसे अध्याय 5 और 8 को हम लोग देखेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मिस्र की सभ्यता का है जो कि लगभग 5000 साल पहले हुआ था, ठीक है। और मिस्र की सभ्यता के बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी हम लोग एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो इसी के कारण उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज ये आपका जो चैप्टर 3 था, ठीक है, चैप्टर 3, तो ये चैप्टर 3 खत्म हो गया। हम लोग बहुत जल्दी, लगभग 8 या 7 चैप्टर है, तो इसको हम लोग 7 दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद और भी सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट को हम लोग आगे देखेंगे। धन्यवाद।